स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे जियोग्राफी बीए फर्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस 2022-23 के बारे में या 21-22 के बारे में, जो कि आने वाली परीक्षाएं हैं 2022 में होंगी, उनके सिलेबस के बारे में हम ओवरऑल चर्चा करेंगे और जानेंगे आखिरकार भौतिक भूगोल अर्थात फिजिकल जियोग्राफी में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। विस्तार से हर एक मुद्दे को आपको समझाने का प्रयास चैप्टर वाइज वीडियो के माध्यम से आपको जो है सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। और आप सभी लोग एक प्रकार से क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं हमको फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे भाई। जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो हम कुल मिला करके आपको बड़े ही अच्छे तरीके से शालीनता के साथ, सहजता के साथ, सरलता के साथ हर एक शैली को मिश्रित करते हुए, मनोवैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए आपको सिलेबस समझाऊंगा और सिलेबस समझाने के बाद में आपको निरंतर रूप से आपकी क्लासेस जो होंगी वह मिलती रहेंगी। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का सिलेबस। और सिलेबस होगा आपका बीए फर्स्ट ईयर जियोग्राफी, जिसको हिंदी में बात करें तो भूगोल के नाम से जाना जाता है। भूगोल एक ऐसी विषय वस्तु होती है जिसमें हम पृथ्वी तल और जितने भी आपके दृश्यमान चीज़ें हैं, पदार्थ हैं पृथ्वी पर, और तमाम सारी चीज़ें, स्थल, भूखंड, जल, जल मंडल, स्थल मंडल और उसके बाद जैव मंडल, वायुमंडल, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। यहाँ तक कि हम ग्रह, नक्षत्र और इन सभी के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं जियोग्राफी के अंतर्गत ही। तो जियोग्राफी वह आबहवा विज्ञान होता है जो स्वर्ग में पृथ्वी की झलक देखता है। किसने कहा था भैया? तो टॉलेमी महोदय ने कहा था। हम समझेंगे जब चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे तो हर एक मुद्दे को आपको समझने का प्रयास रहेगा, हमारा समझाने का और आपका समझने का। वो तो बन जाएगा ऑटोमेटिक। आप अगर ना भी पढ़ने के मूड में हो तो भी ऐसी शैली का प्रयोग करूंगा कि आप आसानी से पढ़ने के लिए अग्रसर हो सकेंगे। चलिए मेरे भाई, आप लोग नए नए आए हैं, अभी शायद हमको न जानते हो, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं शिवम शुक्ला हूँ और आपके अपने यूट्यूब चैनल, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स से, अपने भाइयों बहनों से, कि ये आपका खुद का चैनल है, यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट आप पर समर्पित मंच है, एक प्रकार से खुला मंच है। ये आपका चैनल है। जो कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट होती है आप कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे, उसको आपके पूरा करने जाने की संभावना अधिक मात्रा में रहेगी। कोशिश हमारी फुल रहती है कि आपकी हर एक रिक्वायरमेंट पूरी करी जाए और जल्द ही आपकी पूरी भी होगी। यहाँ पर समझे, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर बीएड करने के लिए कौन कौन से विषय लिए। तो भाई बीएड करने के लिए आप कोई भी विषय लीजिए, वो मतलब एलिजिबल होता है। वैसे आप एजुकेशन लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हिंदी ले लीजिएगा और एक सब्जेक्ट आप प्रैक्टिकल रख सकते हैं, जैसे जियोग्राफी हो गया या मिलिट्री साइंस या होम साइंस। आप एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल रख लीजिए ताकि आपको जो है मार्क्स जो हो वो मिल सके। बाद में आप मास्टर डिग्री करना चाहते हो या आप जो है वो मतलब कि जो और तमाम सारे नेट वगैरह की तैयारी आपको करनी है या टीजीटी पीजीटी हो गया, तो आप उसके लिए जो है तमाम सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब हम समझते हैं बीए प्रथम वर्ष भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भौतिक भूगोल। भूगोल, ध्यान रखेंगे, दो शाखाएं हैं भूगोल में। जब आप बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो तो एक पेपर आपको सबसे पहले भौतिक भूगोल, इसमें आप भूगोल के मूलभूत संरचनाओं को, भूगोल क्या होता है, भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, भूगोल के अंतर्गत समस्त चीज़ों को अध्ययन करेंगे। और जो भौतिक भूगोल है, जैसा कि नाम से पता है आपको, भौतिक, आपने इंटर में भौतिक चीज़ें पढ़ के आए होंगी, भौतिकी आपने पढ़ा होगा। जो आपने फिजिकल चीज़ें पढ़ी होगी, मतलब कि भौतिक विज्ञान आपने पढ़ा होगा, जिसको क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं ना। तो आप फिजिक्स पढ़ के आ रहे हो तो कहीं ना कहीं पे फिजिक्स से रिलेशन रखता है, मतलब वैज्ञानिकता की ओर भूगोल का यह पार्ट क्या हुआ है, झुका हुआ है। झुका नहीं बल्कि आप बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके हम इस जो है पोर्शन को पढ़ते हैं जियोग्राफी में। जियोग्राफी अर्थात भूगोल जो है एक अवधारणात्मक विषय है, मतलब कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो जियोग्राफी इज द कंसेप्चुअल सब्जेक्ट। ओके, तो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट को हमको सबसे पहले यह ज्ञात होना चाहिए कि हमको कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझना है। एक भी मुद्दा आपको याद नहीं करना पड़ेगा। इन सभी मुद्दों में से सभी को आपको कॉन्सेप्ट के बेसिस पर समझाने का प्रयास करूंगा और कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसी विषय वस्तु जिसमें आपको रटने की आवश्यकता ना हो वह सबसे ज़्यादा बेटर होता है। बस थोड़ा सा आपको समझना है। तो भैया अभी जो है, अभी आप लोग नए नए आए हो, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा बहुत बताने का भी प्रयास करूंगा कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें होती है। तो पहला आप पढ़ते हैं भौतिक भूगोल और दूसरा पेपर 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे मानव भूगोल। क्या पढ़ेंगे? मानव भूगोल। तो पहला भौतिक भूगोल, दूसरा क्या पढ़ेंगे भैया? मानव भूगोल पढ़ेंगे। इतनी बात तो समझ में आई। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो के अंतर्गत हमारा जो ध्यान रहेगा वह भौतिक पक्ष की ओर रहेगा, मतलब हम जियोग्राफी के भौतिक भूगोल के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। आखिरकार भौतिक भूगोल के अंतर्गत आप क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं और आपके पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें संकलित है। अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस, एसएससी जीडी या फिर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल या इसी प्रकार से रेलवे, बैंक और तमाम प्रकार के ऐसी कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, इसमें ज्योग्राफी पूछा जाता है, तो उसमें भी यहाँ से प्रश्न एग्जाम से बनते हैं। और आखिरकार बात की जाए यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जियोग्राफी, अगर आप पढ़ लेते हो जो है बीए में। ओके, चलें। नवीनतम पाठ्यक्रम, एक होता है नवीन और एक होता है नवीनतम। नवीन मतलब होता है नया और नवीनतम मतलब होता है नया से नया। ठीक, तो ये वो पाठ्यक्रम आपका होगा 2020 का, मतलब 2022 का। और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी यही होगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट, आप ये चैनल का नाम लिखा हुआ है। 2 चैनल मेरे और हैं। एक चैनल का नाम है आपका, जैसे कि आप एमए आपका भाई बहन जो कर रहा हो, एमए क्रेकर नाम से उसको बना दिया, पहले बीए क्रेकर नाम से ही था, अब एमए क्रेकर नाम से चल रहा है। और एक चैनल आपका है शुक्ला आईएएस एकेडमी। क्या? शुक्ला आईएएस एकेडमी। इस पर भी जल्द ही आपकी क्लासेस प्रारंभ होंगी, तो इस पर आईएएस संबंधित क्लासेस आपकी करवाई जाएंगी। ठीक है, चलिए भाई, और हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। हाँ, चलें। तो यहाँ पर आप समझिए, बड़ी ही अच्छे खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। यूनिट 1 जो है उसका नाम, यूनिट को हिंदी में बात की जाए तो इकाई कहा जाता है, जिसका नाम है स्थल मंडल। स्थल मंडल को अंग्रेजी में हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं भाई। किसके नाम से जानते हैं? लिथोस्फीयर। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग बात की जाए तो 40% क्वेश्चन जो होते हैं आपके बीए फर्स्ट ईयर में यहीं से पूछे जाते हैं। किससे? यहीं से पूछे जाते हैं, मतलब लिथोस्फीयर से, अर्थात स्थल मंडल से आपके लगभग 40% प्रश्न जो होते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। वैसे आपको पढ़ सब लेना है, और ध्यान रखेंगे आपकी यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी संबंध रखते हैं, अगर भौतिक भूगोल आपके सिलेबस में पढ़ना है तो सेम सिलेबस आप फॉलो करें, यही सिलेबस पूछा जाएगा। आप शुक्ला स्टडी पॉइंट को फॉलो करें, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। आप विगत वर्षों में देख लीजिए जा करके, जो मॉडल पेपर बताया गया था उसी से आपके प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं सभी लोग फिर से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चले मेरे भाई, और किस सब्जेक्ट की वीडियो आपको चाहिए, यह भी आप वीडियो जब अपलोड हो जाए तब कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि चैट सेक्शन में आप बताएंगे तो उससे क्या होगा, मेरा ध्यान वहां पर ना जाए हो सकता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपनी रिक्वायरमेंट जो हो, तो उसको वहां पर देख करके पूरा किया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम स्थल मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। स्थल और मंडल, मंडल जो होता है एक प्रकार से बहुत सारी जो समान चीज़ें होती हैं उनको मिला करके एक मंडल बनाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा विभिन्न जिलों को जो कि एक ही भाषा के क्षेत्र होते हैं लगभग, उनको या फिर कुछ ऐसी चीज़ को निर्धारित किया था जिनमें समानता पाई जाती हो, चाहे वह वेशभूषा स्तर पर हो और चाहे बोलियों के स्तर पर हो, तो उसको एक मंडल बनाते हैं। जैसे देवीपाटन मंडल। अब देवीपाटन मंडल में गोंडा, बहराइच और ये बस्ती, ये सब जिले जो होते हैं, बलरामपुर, ये सब सम्मिलित होते हैं। तो 4-6 जिले जो कि समानता प्रदर्शित करते हैं उनको एक मंडल में हम पिरो देते हैं, मतलब एक मंडल में हम उसको रख देते हैं। तो वह मंडल जो होता है, जैसे वो मंडल कार्य करता है, ठीक ऐसे यह भी मंडल कार्य करता है। अब विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि भूसन्नति, ज्वालामुखी, भूकंप, भूसंतुलन, पर्वत निर्माण, इसमें प्लेट विवर्तकनी, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो वह जो है स्थल से रिलेटेड हैं, और जो चीज़ें स्थल से रिलेटेड हैं उस स्थल से, उनको जो चीज़ें स्थल से रिलेटेड हैं उनको जब हम पढ़ते हैं तो उसको बाकायदा से एक यूनिट, एक इकाई में, जो हमारे विद्वान हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के विद्वान हैं, उन्होंने उसको जो है क्या कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया, उसको रख दिया है। अभी फिर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लाइट चली गई, तो चलिए प्रारंभ करते हैं फिर से। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि एमए क्रेकर और शुक्ला आईएएस एकेडमी तो है ही, और मैं बता रहा था आपको स्थल मंडल। तो स्थल पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हीं के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, मंडल कहते हैं, तो उसको हम समझ लेंगे। अब हम समझते हैं कि एक मुद्दे को आपके पाठ्यक्रम में जैसे आप प्रवेश करते हैं, सबसे पहले कोई चीज़ आप पढ़ना प्रारंभ करें, सबसे पहले उसकी प्रकृति को समझ लेना अति आवश्यक है, और उसके विषय क्षेत्र के। जैसे कोई भी विषय वस्तु पढ़ते हैं तो उस विषय वस्तु को पढ़ने से पहले आप उस विषय के बारे में जान लीजिए कि वह उस विषय के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं, उस विषय का नेचर कैसा है। जैसे कहते हैं कि वो फलाने नेचर, वो व्यक्ति जो है उसका नेचर नहीं सही है, या उसका नेचर नहीं सही है। नेचर जो होता है उसको जान लेना परम आवश्यक है। नेचर का मतलब, जब आप एक प्रकार से पारिभाषिक चीज़ों में आते हैं, नेचर को हिंदी में प्रकृति कहते हैं। नेचर को हिंदी में
प्रकृति कहते हैं। और जब प्रकृति का हम अध्ययन करना होता है किसी भी विषय के, प्रकृति के बारे में, मतलब उस विषय के बारे में जाने कि वह विषय वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करवाता है या फिर वह सामाजिक पद्धति से अध्ययन करवाता है। क्या वह विषय विज्ञान है या वह सामाजिक विज्ञान है, क्या वह ह्यूमैनिटी का विषय है या फिर वह साइंस का विषय है। तो आप इसको पहले पता करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो भूगोल है उसकी प्रकृति क्या है। तो उसकी प्रकृति क्या है भाई, तो एक पक्ष इसका भूगोल में द्वैतवाद की अवधारणा एक चलती है। तो द्वैतवाद अभी आपके शायद समझ में ना आए, बट मैं बता दूं, एक तो यहाँ पर ह्यूमैनिटी पक्ष हो गया, और द्वैतवाद मतलब होता है दो चीज़ें, दो भाग। तो किसी भी चीज़ में दो भाग हो सकते हैं, उसी को द्वैतवाद आप बोल सकते हैं। द्वैत माने दो, वाद माने होता है विचारधारा। तो जैसे ही इसमें भूगोल में दो विचारधाराएं चलती हैं, एक मानवीय पक्ष की और एक साइंस पक्ष की। तो इसका नेचर कैसा है, ना तो वैज्ञानिक है और ना ही क्या है, एक प्रकार सामाजिक है। वैज्ञानिक और सामाजिक दोनों के बीच में है। वैसे ज़्यादा वैज्ञानिक है, कम जो है सामाजिक है, यह बात भी ध्यान रखेंगे। जियोग्राफी जो होता है उसके अंतर्गत आप कहीं ना कहीं पे मानव भूगोल जब पढ़ते हैं तो मानव भूगोल में आप मानव के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन मानव के बारे में जब पढ़ते हैं तो वह भी वैज्ञानिक पद्धति से ही पढ़ते हैं। और जब वैज्ञानिक पद्धति से ही पढ़ते हैं तो इसीलिए क्या होता है, जब हम वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं, जो है भूगोल को एक प्रकार से वैज्ञानिक सब्जेक्ट कहते हैं। इसलिए भूगोल से बीए भी होता है और बीएससी भी होता है, एमए भी होता है, एमएससी भी होता है। यह बात ध्यान रखेंगे। चलिए फिर से अभी प्रारंभ करते हैं हम। बहुत बहुत सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं हमारे यहाँ पर, और पैसे मांगने होंगे तो इन लोगों को तुरंत पहुँच जाएंगे और कहेंगे कि नहीं पैसे इतने बाकी है, ये बाकी है, घंटा पैसे दे देंगे। भाई अब लाइट ये नहीं काटोगे बार बार, 10 बार कम से कम आप 10 मिनट में हमारे गांव में चले आइए। 10 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, 10 मिनट में कम से कम नहीं तो 2 बार तो लाइट कटी ही कटेगी, ये कन्फर्म है। आप रात में केवल जो है एक प्रकार से थोड़ा बहुत हो सका कि रात में थोड़ा 1 बजे के बाद, वो भी रात में 5-6 बार लाइट कटेगी। मतलब कोई इसमें सुनवाई नहीं होती, बिल्कुल बेकार है सिस्टम। कहेंगे पैसे नहीं मिलते, पैसे कौन देगा जब ऐसी लाइट रहेगी, सर्विस सही रहेगी तो पैसे मिलेंगे ना। चलिए, तो प्रकृति के बारे में हम समझेंगे। प्रकृति आपको हमने बता ही दी प्रकृति क्या होती है, इसीलिए एमए एमएससी या फिर बीए बीएससी जियोग्राफी से दोनों होते हैं, ठीक। और आप ध्यान रखेंगे, जो है हिंदी से भी एक प्रकार से बात की जाए, सॉरी मैथ से भी आपका एमए होता है, मैथ से एमए होता है, ध्यान रखिए। प्रकृति के बारे में समझेंगे। और किसकी प्रकृति, तो भौतिक भूगोल की प्रकृति। तो सबसे पहले हम मुख्य रूप से भूगोल की परिभाषा को समझेंगे, भूगोल के अर्थ को समझेंगे। उसमें हम भौतिक भूगोल को विशेष संदर्भ में रखते हुए भौतिक भूगोल के अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब स्कोप के बारे में, स्कोप मतलब होता है विषय क्षेत्र। बहुत सारे लोग कहते हैं सर इंग्लिश में बताइए, तो इंग्लिश में भी आप सुन लीजिए, हिंदी में भी सुन लीजिए, ताकि कोई आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो यहाँ पर नेचर और स्कोप हम यहाँ पर समझेंगे, भूगोल का भी और भौतिक भूगोल का भी, ठीक। इसका भूगोल के बारे में भी जानेंगे और भौतिक भूगोल के बारे में। पहले हम भूगोल के बारे में जानेंगे, उसके बाद में भौतिक, और उसके बाद में हम मानव भूगोल के बारे में सेकंड पेपर के अंतर्गत चर्चा करेंगे। जब आप बीए सेकंड ईयर में जाएंगे तो आप इंडियन ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे और आर्थिक भूगोल के बारे में, मतलब भारत का भूगोल और आर्थिक भूगोल मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में वहाँ पर चर्चा करेंगे। जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो थर्ड ईयर में आपको क्या पढ़ना है, थर्ड ईयर में आप जाएंगे तो वहाँ पर जियोग्राफिकल थॉट्स के बारे में, वहाँ पर जियोग्राफी कैसे बनी, उसमें बहुत सारे लोगों की जो विचारधाराएं रही, उनमें भारतीय भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान, रोमन भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान रहा, यूनानियों का क्या योगदान रहा है, तमाम सारे लोगों का, अमेरिकी भूगोलवेत्ता का क्या योगदान, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता, तमाम सारे विद्वानों का क्या योगदान रहा है, उसके बारे में हम देखेंगे। और जब आप इससे एमए वगैरह करेंगे तो अलग की बात है, फिर यही जो बीए में आप पढ़े इसी का बड़ा एक प्रकार से पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करेंगे। तो विषय क्षेत्र प्रकृति आपकी हो ही गई। विषय क्षेत्र मतलब कि क्या क्या चीज़ें, मतलब जैसे कि उसके अंतर्गत पढ़नी होती है हमको, यानी उसका स्कोप कितना, कहते हैं कि इसका स्कोप कम है, या कहते हैं कि ज्योग्राफी से स्कोप कम है, या फिर सोशियोलॉजी से स्कोप कम है जो है नौकरी पाने का। तो उस प्रकार स्कोप मतलब क्या होता है, चांस, या फिर एक प्रकार से कितना चीज़ें हैं उसमें। तो स्कोप जो है ज्योग्राफी का वही हमको पढ़ना है कि क्या ज्योग्राफी का स्कोप क्या, नौकरी के लिए स्कोप नहीं बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, स्कोप मतलब होता है दायरा, विषय क्षेत्र, ज्योग्राफी का दायरा कहाँ कहाँ तक है, सीमा कहाँ कहाँ तक है, ठीक, यहाँ पर समझेंगे। उसके बाद में भूगार्भिक जो है समय स्केल, भूगार्भिक समय स्केल मतलब कि एक प्रकार से जो भू स्केल जो रहा है या भूगार्भिक इतिहास रहा है पृथ्वी का, उसको देखेंगे हम। इसमें तमाम सारे युग जैसे कि प्लेस्टोसीन युग या इसी प्रकार से कार्बोनीफेरस युग, तमाम प्रकार के युग आते रहेंगे ना।
तो उन युगों को यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। किस युग में पृथ्वी पर क्या क्या विकास हुआ है, कैसे कैसे पृथ्वी पहले आग का गोला थी, आग के गोले से आकर के आज जहाँ हम रहते हैं वह कैसे तैयार हुई, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर भूगर्भिक समय स्केल के बारे में देखेंगे। ठीक, वही नेक्स्ट आप बात करेंगे तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत क्या क्या हैं। वैसे जब हम भूगोल की परिभाषा समझेंगे तो भूगोल का अर्थ भी समझेंगे कि भूगोल दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों क्या, जियो मतलब क्या होता है भू, और एक प्रकार से ग्राफिया मतलब क्या होता है, वर्णन करना। ग्राफिया मतलब क्या होता है, ग्राफिया जो होता है उसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, मतलब वर्णन करना। और जियो मतलब क्या होता है, भू या फिर पृथ्वी या फिर अर्थ, तो मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी आम भाषा में। लेकिन इतने कहने से मात्र जियोग्राफी का अध्ययन नहीं हो जाएगा मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसके लिए हमको इसको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। भूगोल के अंतर्गत स्थल मंडल, जलमंडल, तमाम प्रकार की चीज़ों को हम पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम चर्चा करेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है इस बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर एक बात आपको समझा करके क्लियर कर दूँ कि जब आप पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे तो उसी में आप बाकी के जो आपके ग्रह हैं और सूर्य हैं, या फिर उन्हीं के साथ साथ आप जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है उसके बारे में भी देखेंगे। जैसे कि बिग बैंग थ्योरी हो गई, जैसे कि आपका ज्वारीय परिकल्पना सिद्धांत हो गया, या इसी प्रकार से अन्य सिद्धांत जो हो गए, नौ तारक परिकल्पना हो गई, तमाम प्रकार के चैम्बरलिन, मोल्टिन और जो है तमाम प्रकार के लोगों ने, जॉर्ज लेमनतेरे ने बिग बैंग थ्योरी दी, महाविस्फोट का सिद्धांत, तो इन सभी के बारे में हमको चर्चा करनी है। तो भैया ध्यान रखेंगे, चूंकि पृथ्वी की उत्पत्ति तभी होगी जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी, और पृथ्वी की उत्पत्ति तभी होगी जब सौरमंडल की उत्पत्ति होगी, और जब सौरमंडल की उत्पत्ति होगी मतलब कि उससे पहले आपका ब्रह्मांड का, क्योंकि ब्रह्मांड के अंतर्गत आपका सौरमंडल है और सौरमंडल के अंतर्गत आपकी पृथ्वी एक ग्रह है, और उस ग्रह पर यानी पृथ्वी पर आप रहते हैं, और उस ग्रह पर आप भारत देश में, भारत देश से पहले आप एशिया महाद्वीप में रहते हैं जो कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद में आप भारत देश में रहते हैं जो कि दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है जहाँ पर हम रहते हैं। भारत विविधता में एकता को स्थापित करता है। तमाम प्रकार की चीज़ें भारत के संदर्भ में भी हैं, आप सेकेंड में उसको पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति बहुत सारे सिद्धांतों के माध्यम से बताई जाती है ज्योग्राफी में, तो उन सिद्धांतों के बारे में हमको चर्चा करनी है। अब सिद्धांतों के बारे में आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं किया गया है, बट 4-5 सिद्धांत है जो कि मोस्टली एग्जाम्स में लगातार पूछे आ रहे हैं, पिछले 10 सालों में वहीं से प्रश्न पूछे गए हैं, उसको आपको बताने का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के आंतरिक महासागरों एवं महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे होती है आखिरकार, जिसमें आप पढ़ते हो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत आप पढ़ते हो, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत आप पढ़ते हो, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आखिरकार पृथ्वी तो भैया बन गई, पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। अब पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाने मात्र से क्या उस पर जीवन संभव हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो उसको हम समझेंगे। आखिरकार पृथ्वी पर जीवन की प्रक्रिया नहीं समझनी कि वह अलग विषय वस्तु होगा, वह जीव विज्ञान का टॉपिक है कि हम यह समझें कि आखिरकार कैसे उत्पत्ति होती जीवों की, कि हाँ जल से उत्पत्ति हुई, एक कोष के जीवों का विकास हुआ कि बहुकोष के जीवों का विकास हो, उसको हमको नहीं समझना। हमको समझना है कि पृथ्वी बनी और पृथ्वी बनने के बाद में जो आज विभिन्न आप कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, तमाम प्रकार के नाना प्रकार के आप महाद्वीपों को देख रहे हैं, नाना प्रकार के सागर और झीलों को देख रहे हैं, इन सबका निर्माण कैसे हुआ। आज विभिन्न खाड़ियों को आप देख रहे हैं, विभिन्न जल संधियों को आप देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के देशों को आप देख रहे हैं, वह देश कैसे बने और वह महाद्वीप कैसे बने, वह सागर महासागर, वो तल महातल नितल, ये सब कैसे बने, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो लाइक करके आप बताओ कि हाँ सर जी आ रही हैं, हाँ भैया आ रही हैं, जो आपको लगे जो लिख सकते हो। चलिए, तो भैया पृथ्वी के आंतरिक महासागर, सबसे पहले पृथ्वी के आंतरिक महासागरों का विकास कैसे हुआ, उसके बाद में महाद्वीपों का विकास कैसे हुआ। आखिरकार पृथ्वी पर जब पहले एक ही महाद्वीप था, पहले पैंजिया था और पैंजिया नाम का महाद्वीप था और पैंथालासा नाम का महासागर था, और जब पैंजिया और पैंथालासा मतलब एक पृथ्वी थी, एक मिनट समझो, यहाँ पर एक पृथ्वी क्या करोड़ों पृथ्वी होंगी ब्रह्मांड में, वो पता नहीं लगा सकता कोई। देखिए यहाँ पर
ये पृथ्वी थी पहले। छोटा सा बता दूँ, जब चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा तो उसमें हम विस्तार से आपको बता देंगे। अब एक पृथ्वी थी, तो पृथ्वी पर भैया देखो यहाँ पर, यहीं पर क्या था, एक ऐसे करके पैंजिया जो है महाद्वीप था। क्या था? पैंजिया नाम का महाद्वीप था। और ये जो इधर का बाहरी आवरण है पृथ्वी के, ये था मेरे भाई, क्या था? ये था पैंथालासा महासागर। क्या था? पैंथालासा महासागर था। और जब यह पैंथालासा महासागर आपका था, तो आखिरकार आज जब आप देख रहे हैं कि 7 महाद्वीप हैं, मुख्य रूप से 4 महासागर हैं, मतलब कि महासागर हैं, उनमें से एक 5वां महासागर भी है। अब 8वां महाद्वीप जीलैंडिया के नाम से आप देख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं पे आखिरकार ये सब कैसे अलग हुए, जो कि सभी कभी एक में ही हुआ करते थे, आखिरकार वो कैसे कैसे अलग हुए आप देखते हैं। पहले जॉइंट फैमिली होती है, एक परिवार होता है बड़ा सा, उसमें बंटवारा होते 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 एक गाँव का निर्माण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी बंटवारा होता गया, और बंटवारा होने के बाद में आज पृथ्वी पर 7 महाद्वीपों का विस्तार हो गया, विभिन्न महासागर सागरों का विकास हो गया। और आप इन सभी को आपने देखा, तो पैंजिया से उसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद की जो प्रोसेस चली, इधर देखने का प्रयास करें। उसके बाद में पृथ्वी पर कुछ घटनाएं घटी, जलवायु परिवर्तन हुआ, और जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप क्या हुआ, इसका जो ये था, इसमें दरार पड़ी। और इसमें जो पैंजिया था, इसमें दरार पड़ने के बाद में हुआ क्या, जो ये पैंजिया था ये 2 भागों में बट गया, एक ऊपर चला गया और एक नीचे की ओर खसक गया। और बीच का ये जो भाग है, इसको मान लेते हैं 0 डिग्री, पृथ्वी का अच्छांश यानी विषुवत रेखा, इसको मान लीजिए। विषुवत रेखा को आप बोल सकते हैं इक्वेटर, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो। विषुवत रेखा को ही 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जानते हैं, और इसको एक नाम से हम जानते हैं, ये भूमध्य रेखा के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पर ऊपर वाला जो भाग, ये देखिए, जो यहाँ पर मैंने ये कैटेगराइज किया, ये वाला चीज़ काले कलर से, और ये वाला काले कलर से, तो 2 भागों में बट गया। इसको ऊपर वाले को हम क्या कहेंगे भाई, ऊपर वाले को आप लारेशिया के नाम से जानने लगे, ऊपर वाले को हम लारेशिया के नाम से जानने लगे। और नीचे वाले को हम किसके नाम से जानने लगे, गोंडवाना लैंड। किसके नाम से? गोंडवाना लैंड। और लारेशिया को एक और नाम से जाना जाता है, अंगारा लैंड। किसके नाम से भाई? अंगारा लैंड। तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड यानी लारेशिया, 2 कॉन्टिनेंट का विकास हुआ। बहुत साल, मतलब करोड़ों वर्षों के बाद में इसका विकास हुआ। अब पृथ्वी पहले जो ऐसी दिखाई पड़ रही थी, इस पर एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था, उस पर अब 2 कॉन्टिनेंट हो गए, और महासागर अभी भी एक है। और इन दोनों को अलग करने के लिए, यानी कि जो इन दोनों को दरार करके अलग कर रही थी, वह सिंक्लाइन थी एक। और उस सिंक्लाइन का क्या नाम था? सिंक्लाइन मतलब होता है भूसन्नति। उस भूसन्नति का नाम था, मतलब भूसन्नति बोला, अभी भूसन्नति नहीं बनी थी। यहाँ पर एक जो है सकरी जो जलराशि यहाँ पर दिखाई पड़ रही है आपको, यह जलराशि जो थी भाई, इसको मैं, हाँ ये देखिए, ये जो जलराशि आपको दिखाई पड़ रही होगी यहाँ पर पतली सी, यह जलराशि जो थी, इसको टेथीज सागर के नाम से जाना गया। इसके टेथीज सागर के नाम से जाना गया। और इसको आप जो है पैंथालासा सागर, तो ये है ही बाकी का पूरा। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, ये सब बातें वेगनर ने कहीं ना कहीं पे कुछ मात्रा में बताई हैं। ठीक, पैंजिया पैंथालासा वेगनर ने पहले बताया है। अब यहाँ पर क्या, वेगनर का महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत यहाँ पर आना प्रारंभ हो जाता है। इनके अनुसार तमाम सारे क्या हुआ, बल लगना प्रारंभ होते हैं, और तमाम प्रकार के बल लगने के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये सभी धीरे धीरे भ्रंशन होने लगता है। भ्रंशन की प्रक्रिया के उपरांत ये सब कट जाते हैं, और हमारे महाद्वीप पृथ्वी पर आप देखते होंगे 7 महाद्वीपों का विस्तार है। तो ये चीज़ें कैसे बनी, इन सभी को हम चर्चा करेंगे विस्तृत फॉर्म में। वैसे आपको एक वो दे दिया हमने कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कैसे पढ़ाई होनी है। तो आप सब्सक्राइब अगर ना करने वाले होंगे अभी, तो आप कर दिए होंगे, मुझे पता है। आप बड़े ही टैलेंटेड हो, क्योंकि आपको टैलेंट आंकने की कला आपके अंदर है। अरे बाप रे ये वाला उधर ही छूट गया था भाई, ये वाला तो उधर ही छूट गया था। आवाज़ वगैरह जा रही थी कि नहीं? आवाज़ शायद हमने कमेंट्स भी आपके नहीं देखी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि सर आवाज़ नहीं आ रही है। अब आवाज़ जा रही है मेरे भाई, बताएं अब आवाज़ जा रही है? क्या क्या चीज़ें यार हो जाती हैं, यही होता है, दिमाग मारी, लाइट की वजह से हुआ सब कुछ। वैसे इसमें लाइट वाले को आप भी कुछ बोलिएगा मेरी तरफ से।
आगे समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, कैसे उत्पत्ति हुई इसको समझेंगे। उसके बाद में भू संतुलन यानी भूमि का संतुलन किस प्रकार से बना हुआ है इसको हम देखेंगे, भू संतुलन पढ़ेंगे। उसके बाद में हम भूकंप के बारे में चर्चा करेंगे। भूकंप का आपको पता होगा भूकंप क्या होता है। भूकंप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं ना। तो भूकंप जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब समझाएंगे, क्योंकि अभी मैं अगर भूकंप समझाने को प्रयास करूंगा तो आपके समझ में वो चीज़ें नहीं आएगी। भूकंपन होने लगता है, भूस्खलन जिसको कहते हैं, भूस्खलन, भूकंप, ये सारी चीज़ें एक ही बातें हैं। जब भूमि कंपन करने लगती है, अभी आया होगा 2000 कभी आया था 2009 या 10 के आसपास, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आया था, बड़ा जटिल जो है प्रकार से था, कॉम्प्लिकेटेड भूकंप था, अर्थक्वेक था, तो उसको आपने देखा होगा। चलिए उसके बाद में भूकंप के पैरेलल हम क्या पढ़ेंगे, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। और ध्यान देने योग्य बात ये होगी, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हम पढ़ेंगे या पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी यहीं पर हम देखेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी बन जाने के बाद में पृथ्वी की अंदर चीज़ें क्या हैं, जैसे कि पृथ्वी जब आप खुदाई करेंगे तो खोदते खोदते कभी मान लेते ये पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी है भाई, तो यहाँ पर हम लोग रहते हैं ना, इस पर ऐसे ऐसे सब रहते हैं, इसी के आवरण पर, यानी इसी जो भूपरपट्टी है, इसी भूपरपट्टी पर रहते हैं। लेकिन इसके बिचवा में क्या है, यानी बीच में इसके क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है, तो उसको हम पता लगाने के लिए, यानी पृथ्वी के अंदर हम ऐसे क्या करेंगे, एक ऐसे काटेंगे, मतलब ऐसे ले लेंगे, ये पृथ्वी के अंदर का क्षेत्र है, इस पर हम लोग रहते हैं, ये वाले पर, इसको हम सियाल, सीमा, निफेस पर बांटते हैं। और तमाम प्रकार चीज़ों के, जैसे कि हम भौतिक आधार पर और मतलब कि एक प्रकार से रासायनिक आधार पर, दोनों मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। उसमें हम जब पृथ्वी की उत्पत्ति के सभी सिद्धांत के बारे में, जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाएंगे, तो जो भूकंप होता है और ज्वालामुखी होती है, इसकी जो तरंगे होती हैं, इसके माध्यम से हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर जो है तरल अवस्था में पृथ्वी है, या फिर ठोस है, या फिर गैसीय अवस्था में अंदर है, क्या है, इसके बारे में हम भूकंप की जो तीव्रता होती है, भूकंप की जो लहरें होती हैं, यानी पी तरंगे और जो है तमाम प्रकार की तरंगे, उन तरंगों के माध्यम से हम पता लगाते हैं। तो इसको भी हम समझेंगे इसी के पैरेलल। भूसन्नति के बारे में जानेंगे। भूसन्नति क्या होती है, एक सकरा गड्ढा, जैसे मान लेते हैं ये वाला आपका जो है तल है, पृथ्वी तल है, ये वाला आपका पृथ्वी तल है, अब पृथ्वी तल आपका ये है, बाई चांस क्या हो, ये गड्ढा हो जाए, ये फिर से तल है, ये कोई सागर हो गया, ये कोई पर्वत, ये फिर भूपरपट्टी आपकी। तो आप यहाँ पर समझने का प्रयास करो मेरे भैया कि ये आपका, इस पर हम और आप रहते हैं, इस पर पेड़ वगैरह आपके पाए जाते हैं, तमाम सारे पशु पक्षी रहते हैं, इस पर हम और आप रहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम और आप रहते हैं, और ये जो गड्ढा आपका हो गया, चूँकि नदी मान लेते हैं यहाँ से बहते हुए आ रही है, यहीं से नदियों का पानी लगातार गिरने से क्या होता है, उनमें जो मलबे होते हैं उसके गिरने से क्या होता है, इसमें गड्ढा बन जाता है। और जब खूब गहरा गड्ढा हो जाता है तो सकरा हो जाता है, यानी पतला गड्ढा। तो पतली, जनरली पतले गड्ढे को हम क्या कहते हैं, सकरा गड्ढा या पतला, सकरे मतलब पतला होता है, तो पतले गड्ढे को हम क्या कहते हैं, भूसन्नति कहते हैं, यानी कि जियो सिंक्लाइन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको सिंक्लाइन कहते हैं। भू आगे लगा इसलिए जियो लगाते हैं, तो जियो सिंक्लाइन किसको कहा था है, भूसन्नति को। इसी को लेकर के कोबर महोदय हैं, उन्होंने भूसन्नति की परिभाषा भी दी है। और कोबर महोदय ने पर्वत निर्माण के लिए क्या कहा है कि जो है भूसन्नति उपयोगी होती है, क्योंकि जब नदियों का जल इधर से आता गया, इधर से मान लेते जल आता है, इधर से भी जल आ रहा है, इसमें मलबे आ रहे हैं खूब मात्रा में, वो सीधे लोड नीचे डाल रहे हैं। जैसे आपने कभी एक तार है, मान लेते एक तार, मैं बता दूं आपको, ये 1 मिनट में प्रैक्टिकल आपको बता दूं। जैसे ये तार है, ये तार है मेरे भाई, और इस पर मान लेते हैं ये तना हुआ है, इस पर आप कपड़ा फैलाएं या फिर इस पर बीच में दबाव दें। मान लेते हैं इस पर बीच में दबाव देंगे, जब ये बीच में आप दबाव दे रहे, देखिए यहाँ पर ये मान लेते हैं मैं ये इस वाली अंगुली से इस पर दबाव दे रहा हूँ, बीच में ये तना हुआ है अभी, इस पर हमने दबाव दिया, ये दबाव देते थे, ये दोनों मेरे हाथ जो हैं ऊपर के, वो मेरे हाथ खुद ही ऊपर जा रहे हैं। जैसे जब दबाव उस पर पड़ा, नदियों के जल से क्या हुआ, खूब तेज से मात्रा में खूब वेग से क्या गिरा, जल गिरा जब सिंक्लाइन में यानी गड्ढे में, तो गड्ढा और गहरा होता चला गया। और ये तनाव बल के कारण से, संपीडनात्मक एवं तनाव बल के कारण से क्या हुआ, ये जो ऊपर वाले जो भाग जो इसके हाथों से हमने पकड़े हुए हैं, ये आकर के ऐसे क्या हो जाएगा, लड़ेगा एक में। और जब ये लड़ेगा खूब वेग से आकर के, तो क्या होगा, जो इसमें गड्ढा में जो मटेरियल भरा होगा, मलबा भरा होगा, ये बड़ी तेज़ी से ऊपर की ओर छटकेगा। और जब ऊपर की ओर छटकेगा मेरे भैया, तो क्या होगा, यही जो गड्ढा नीचे था और इस पर जब दबाव लगेगा, तो यही, इसे मान लेते हैं इसको इतना दाब दो, तो ये देखिए ये उठ गया,
इसको अगर दाबते रहेंगे आप तो ये ऐसे उठ जाएगा। अब ये उठ गया, अब उठ गया तो क्या बन गया, अब चूंकि यहीं पर तो आपका धरातल था, लेकिन ये उठ गया ऊपर तो ये क्या बन गया, पर्वत बन गया। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया होगा। तो ऐसे इन्होंने बताया कोबर महोदय ने। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत समझेंगे। इसे आप देखते होंगे, अगर आप जो है लेडीज़ हो या गर्ल्स हैं जो देख रही हैं उनको पता होगा, या आप बॉयज़ हैं, आप भी बचपन में कपड़ा फैलाने के लिए मम्मी ने आपसे कहा होगा तार बांधा था खूंटी पर। अब इस पर आप कपड़ा, कभी धुला कपड़ा फैलाएं तो बीच में अगर आप कपड़ा फैलाते थे तो क्या होता था, बीच वाला जो भाग होता था, पहले ये तार सीधा था, उसके अंदर जब आपने कपड़ा फैला दिया तो क्या हो जाता था, तार ऐसे झुक जाता था, ये किनारे खूब ऐसे उठा, किनारे झुक गया। अब एक हद तक आप इस पर ज़्यादा लोड दे देंगे तो ये वाला पोजीशन इधर भागेगा, ये वाला इधर भागेगा, तो दोनों में क्या होगा, इस प्रकार से आके ठाक से लड़ेगा और एक प्रकार से जो मलबा गड्ढे में भरा था वो ऊपर उठ गया, और इस प्रकार से कौन से पर्वत का निर्माण हुआ, वलित पर्वत का, फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ। ठीक, ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी थी। चले, समझ में आ रही होंगी बातें, मुझे बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि मैं मनोवैज्ञानिक जो है कहीं ना कहीं पे मनोविज्ञान भी पढ़ता हूँ, तो इसलिए मुझे पता है किस तरीके से आपके उन्हें प्रश्न उठते हैं, तो उन प्रश्नों को भी आपको बताने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर भूसन्नति के कारण से, भूसन्नति पढ़ेंगे तभी हम पर्वत निर्माणकारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। जो वलित पर्वत आप देख रहे हैं, हिमालय पर्वत या फिर राकीज पर्वत या फिर एंडीज पर्वत, ये जो सब पर्वत है, बड़े बड़े वलित पर्वत हैं, तो उन वलित पर्वतों का निर्माण जो हुआ है भूसन्नति के कारण से हुआ, कोबर ने माना है, और ही विद्वानों ने पर्वत निर्माण कार्य के बारे में बताया है उसके बारे में। उसके बाद में भूसन्नति पढ़ने के बाद में हम पर्वत निर्माण पढ़ेंगे, कैसे होता है पर्वत निर्माण। विशेष रेफरेंस लिखा है सिलेबस में आपके, रेफरेंस टू फोल्डेड माउंटेन, मतलब कि विशेष संदर्भ में वलित पर्वतों के, वलित पर्वत मतलब होता है फोल्डेड माउंटेन। तो पर्वत निर्माण हमको देखना है वलित पर्वत विशेषकर कैसे बने, चूँकि दुनिया में जितने भी बड़े ऊँची चोटी वाले पर्वत हैं वह वलित पर्वत ही हैं। वलित पर्वत का मतलब होता है, देखें ये ऐसे ऐसे करके चोटी, एक चोटी घाटी, चोटी घाटी, चोटी घाटी, ये ठीक, जो गड्ढा होता है, देखिए ये पर्वत जो होता है इसे तो होता है, अब ये जो गड्ढा है इसी को घाटी कहते हैं, ये ऊपर वाला इसको चोटी कहते हैं, इसको घाटी, इसको चोटी, इसको घाटी, इसको चोटी। ठीक, चलो, तो पर्वत निर्माणकारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। प्लेट क्या होता है, प्लेटों के टकराने से भी पर्वत निर्माण होते हैं। प्लेटों के टकराने से ही, प्लेटें पहले जो कि प्लेट ही थी, जो पेंजिया वगैरह हमने बताया था वो प्लेटें ही थी, तो उन प्लेटों के बारे में चर्चा करेंगे। उसको लेकर के हम प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की अवधारणा को समझेंगे। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किस प्रकार से प्लेट जो हैं खिसक रहे हैं और आज भी खिसक रहे हैं। आज भी खिसकने के परिणाम स्वरूप आप देखते होंगे कि हिमालय पर्वत में लगभग 2 मीटर की वृद्धि अभी यहाँ की गई थी, तो कहीं ना कहीं पे हिमालय पर्वत बढ़ रहा है। 8,848 मीटर था और हाल ही में 8,850 मीटर आपका आंका गया था। तो कहीं ना कहीं पे ये जो डाटा आपको मिलता है, जो पर्वत बढ़ रहा है, तो पर्वत का मतलब ये पर्वत सजीव नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्लेट विवर्तन की अवधारणा कार्य करती है, इसलिए बढ़ता है। ठीक, आगे समझते हैं यूनिट 2। तो इकाई 1 यहीं पर आपका समाप्त हो जाता है, यहीं से अधिक मात्रा में प्रश्न आपके पूछे आते हैं। इकाई 2 में प्रवेश करते हैं। इकाई 2 में हमको क्या पढ़ना है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इकाई 2 में हमको चट्टानों के बारे में पढ़ना है, जो कि तमाम सारी चट्टानें आप देखते होंगे, तमाम सारी चट्टानों के बारे में, बहुत सारी चट्टानें हैं, मतलब मुख्य रूप से 3-4 चट्टानें, उनके बारे में हमको देखना है। ठीक, उत्पत्ति चट्टानों की कैसी होती है इसको पढ़ेंगे। वर्गीकरण, चट्टान कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे बांटा जाता है, किन किन आधारों पर बांटा जाता है, किन किन आधारों पर चट्टान के, मतलब कि तमाम प्रकार की चट्टानें होती हैं, तो एक किस आधार पर चट्टानें कितनी प्रकार की, कोई दूसरा आधार लेंगे उसके आधार पर हम चट्टानों को बांटेंगे। उसके बाद में हम उनकी विशेषताओं को समझेंगे, चट्टानों की क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पृथ्वी की गति के बारे में हम चर्चा करेंगे। पृथ्वी की गति कैसे, यानी कि जो आप पृथ्वी के देख रहे हैं, एक तो रोटेशन गति होता है और एक क्या होता है जो घूम रही है। ठीक, परिक्रमण मतलब कि एक परिभ्रमण और एक परिक्रमण, यानी कि जो पृथ्वी, एक तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है तो वो हो गया एक तो परिक्रमण काल, और एक हो गया आपका जो अपने स्थान पर ही क्या हो रही, घूम रही है। ये क्या अपने स्थान पर जो घूम रही है, इसके इस गति के बारे में, और जो सूर्य के चक्कर लगा रही है उसके बारे में, हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे थोड़ा समझो। वलन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जो वलित पर्वत बनते हैं वो वलन प्रक्रिया के तदुपरांत ही बनते हैं। वलन मतलब होता है कि ऐसे ऐसे ये रेखा है, ये ऐसे ऐसे हो जाए तो इसी को वलन कहते हैं। ठीक ठीक, तो वलन हम पढ़ेंगे। उसके अंदर भ्रंशन पढ़ेंगे। दरार, भ्रंशन मतलब क्या होता है, दरार, भ्रंश माने क्या होता है, दरार। तो वलित पर्वतों का निर्माण जो है वलन के प्रक्रिया के उपरांत होता है, और भ्रंशन की जो होता है, भ्रंश पर्वत बनते हैं, भ्रंशोस्त पर्वत बनते हैं, भ्रंश घाटी, ये सब घाटी बनते हैं, पर्वत बनते हैं। जैसे मान लेते हैं ये चीज़ें थी, अब इसमें मान लेते हैं ये इतने 1-2 खंड था, अब ये खंड था और एक खंड ये, मान लेते हैं एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, बीच में थोड़ा सा गड्ढा है,
या फिर बीच में मान लेते ये गड्ढा है थोड़ा सा। अब यहाँ पर क्या होगा, मान लेते इधर ये प्लेट इधर खिसक रही है, ये प्लेट इधर खिसक रही है, दोनों का टकराव होगा या फिर दोनों मतलब बराबर है। यहाँ पर भ्रंश पड़ गया थोड़ा सा, मान लेते हैं नीचे नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा भ्रंश पड़ गया, दरार पड़ी, क्योंकि बीच में खाली क्यों होगा, मान लेते हैं दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें आपस में जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर क्या हुआ, दरार जहाँ जॉइंट पॉइंट है यहाँ पर दरार पड़ा। दरार की प्रक्रिया के स्वरूप क्या हुआ, दोनों में क्या हुआ, संपीड़न, तो बल के कारण से क्या हुआ, जब दबाव लगेगा तो या तो भाई नीचे की ओर ये भागेगा, या तो नीचे की ओर भागेगा या तो ऊपर की ओर भागेगा। और जब नीचे की ओर भागेगा तो ऊपर का भाग तो ऊपर नहीं जाएगा, जब नीचे भाग गया तो क्या बन जाएगा, ऐसे यहाँ पर देखिए ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। नीचे बन गया तो इसी को हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। ये जब बन गया इसको हम क्या कहते हैं, भ्रंतोस्थ घाटी या भ्रंश घाटी कहते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ ऊपर उठ जाता तो ये क्या हो जाता, ऊपर वाला भाग ऊपर उठ जाता और ये नीचे हो जाता, ये बनता, तो ये क्या होगा, आपका पर्वत बन जाता। ये क्या होगा, भ्रंश पर्वत इसी को कहते हैं। ठीक, ये चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे भ्रंश और ये सब भ्रंशन वगैरह समझाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करो कि हाँ सर जी नहीं समझाएंगे, समझाएंगे। चूँकि अभी सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत एक प्रकार से उसका वो लग जाए। उसके बाद में हम समझेंगे अपर्दन। अपर्दन क्या होता है, मान लेते हैं पर्वत है, ये पर्वत है भाई, पर्वत से जो नदियाँ होती हैं वह बहती हैं। एक होता है अपक्षय, एक होता है अपर्दन। समझिए पहले, अपक्षय, क्षय मतलब होता है टूट जाना, क्षय मतलब क्या होता है, टूट जाना, किसी चीज़ का टूट जाने को हम अपक्षय। तो पर्वत से यानी नदी बहती, ग्लेशियर होते हैं उसी से नदी बहती है। नदियों के मार्ग में बहुत सारे पर्वत आते हैं, तो पर्वतों से थोड़ा थोड़ा पत्थर अगर काट दे रही है, मान लो कोई पत्थर काट दे, नदी के जल के द्वारा अगर पत्थर टूट जा रहा है कोई, तो वो क्या होगा, टूटने, जो टूट जाता है उसको हम अपक्षय कहते हैं, पत्थर के टूटने को अपक्षय। लेकिन यही नदी का जल जो होता है उस पत्थर को अपने साथ ही क्या करे, बहा कर लेती जाती रहे, लेती मतलब बहा करके ले जाए, तो उसको क्या कहते हैं, उसी को, उस प्रक्रिया को हम अपर्दन कहते हैं। मतलब टूटने को अपक्षय, और जब ले जा रही है उसको ढकेल करके, तो ढकेलने की वो प्रक्रिया जो कि पत्थर को ढकेल रही है या किसी चीज़ को ढकेलने की प्रक्रिया, तो जल के द्वारा ढकेली जा रही है तो उसको जल अपर्दन। वायु अगर उड़ा करके ले जा रही तो वायु अपर्दन हो गया। अगर हम आपको दो ठहाका मार के कहीं पर लेकर चले जाएं, आपको नहीं बोलना हो यार, मतलब किसी को, छोटे बच्चे को मान लेते दो जड़ा प्रकाश, चलो निकलो यहाँ से, अब हमने उसको यहाँ से भगाया, या मान लेते हैं हमने इसको यहाँ से फेंका, ये क्या हुआ भाई, ये मेरा हाथ लगा, तो एक प्रकार से ये अपने स्थान से मेरे हाथ के साथ अपर्दित हुआ। ये देखिए यहाँ से अपर्दित हो रहा है। लेकिन यहाँ से अगर मैं ये मान लेते ये है, अब इसको हम क्या करें, इसको इसे खींच लें, ये क्या मतलब खींच लें, अवधि भाषा निकल, यहाँ पर देखिए हमने इसको खींचा। अब खींचने के बाद में क्या हुआ, ऐसे लगा हुआ है, इसको हमने मारा तो ये क्या होगा, टूट गया। अब ये अपक्षय होगा, लेकिन टूटने के बाद में उसी आधार के साथ जिसने तोड़ा है उसी के साथ अगर वो जाना प्रारंभ कर दे, उसी के साथ जाने लगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम अपर्दन कहेंगे। और इन दोनों को हम अपर्दन और अपक्षय इज इक्वल टू, अगर अपर्दन और अपक्षय दोनों को जोड़ लिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अनच्छादन कहते हैं ज्योग्राफी भाषा में। तो ये दोनों जब प्लस हो जाते हैं, इसीलिए हमने अनच्छादन नहीं लिखा था, अनच्छादन ही हमको पढ़ना है, अनच्छादन। तो अनच्छादन हम पढ़ेंगे, ठीक ध्यान रखेंगे। अनच्छादन मतलब होता है अपक्षय और अपर्दन की जो प्रक्रिया होने के बाद में दोनों की प्रक्रिया को मिला करके हम क्या कहते हैं, अनच्छादन कहते हैं। उसके बाद में डेबिस और पेंक, डेबिस और पेंक दो विद्वान हैं, दो भूगोलवेत्ता हैं, और यह दोनों भूगोलवेत्ता जो हैं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। और आपके पाठ्यक्रम में संकलित तो जरूरी बात है कि इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। यहाँ से एक आध दो मात्रा में एग्जाम से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं, तो भैया जब पूछे गए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और जब पढ़ना पड़ेगा तो प्रश्न उठता है आखिरकार इनसे सर जी प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। डेबिस का और पेंक ने दोनों ने अपर्दन चक्र का सिद्धांत दिया, अपर्दन चक्र के बारे में बताया। अब डेबिस का अपर्दन चक्र और पेंक का अपर्दन चक्र, और दोनों ने क्या बताया है कि एक मतलब कि जल के द्वारा कैसे चीज़ें बहती हैं, वायु के द्वारा क्या कैसे क्या चीज़ें अपर्दित होती हैं, इन सभी के बारे में बताया है। तो इनके अपर्दन चक्र के बारे में कि वायु के द्वारा यानी कि बालुका स्तूप का निर्माण होता है, सिल डाइक बनता है, या फिर कोई चीज़ें बनती है। सिल डाइक तो ज्वालामुखीता की क्रिया के तदुपरांत बनती हैं और पृथ्वी के आंतरिक भागों में बनती हैं। बट
जो बालू का स्तूप मान लेते, बालू कहीं स्थान पर थी, वहाँ से बालू उड़ी, अब बालू उड़ी तो वहाँ से बालू अपने जगह को छोड़ा तो अपक्षय, और छोड़ करके हवा उड़ाई, अपर्दन प्रक्रिया हुई, अपर्दन के बाद में बालू उड़ के जा रही है, अब बालू उड़ के जा रही, मान लेते बालू उड़ी और यहीं पर हवा का वेग खत्म हो गया, बालू नीचे गिरी, अब बालू जैसे नीचे गिरी, नीचे छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ज्योग्राफी भाषा में? निक्षेपण। और जब वायु के द्वारा उड़ा ले जा रही बालू को जो वायु होती है वह छोड़ देती है, तो छोड़ने की प्रक्रिया के तदुपरांत वह निक्षेपण होता है, और जो छोड़ा गया पदार्थ होता है उसको निक्षेप कहते हैं, जिसको जो प्रक्रिया होती है उसको निक्षेपण कहते हैं। और जब गिरता है वह बालू किसी अलग स्थान पर, तो एक जो है एक प्रकार से कोई ना कोई अपना स्थान घेरेगा। दुनिया में हर एक चीज़ अपना स्थान घेरती है, तो वह भी अपना स्थान घेरेगी। मान लेते यह गिरा, यह स्थान घेर लिया, यह इस प्रकार से स्थान घेरा इसने, ये देखिए ये स्थान घेर लिया, ऐसे देखिए ये स्थान घेर लिया, अब ये इस यहाँ पर रख गया। अब जब ये यहाँ पर रख गया भैया, यह एक प्रकार से एक आकृति का निर्माण कर रहा है, यह एक प्रकार से एक आकृति का निर्माण कर रहा है। और जब यह एक आकृति का निर्माण कर रहा है तो इसके बारे में इन्होंने बताया कि जल से कैसे कैसी आकृतियाँ बनती हैं, जल अपर्दन से, वायु अपर्दन से कैसी कैसी आकृतियाँ बनती है, तो इसको आप कहते हैं। तो ये बालू का स्तूप बन गया, बालू छूट गई तो बालू का स्तूप बन गया। स्तूप माने होता है ऊंचा सा टीला, एक प्रकार से स्तूप माने ऊंचा का टीला, ऐसे ये स्तूप ऐसे बनते हैं, ये स्तूप होता है। ठीक, तो ये हो गया इन दोनों के बारे में। इतनी बातें समझ में आई? तो कोनो दिक्कत तो नहीं है आप सबका? कोनो प्रकार का दिक्कत हो तो बताओ फटाफट से, आगे समझा जाए। चलो आगे समझते मेरे भैया, समझो। तो यहाँ पर आपका ये मुद्दा क्लियर होगा, चट्टान वगैरह आप हम समझ लेंगे। उसके बाद में नदी के द्वारा, वही चीज़ जो हमने बताई, नदियों के द्वारा अपर्दन होता है। नदियाँ बहती है, नदियों के रास्ते में जो पेड़ जो है पर्वत या पठार या फिर जो कुछ भी आते हैं उन पे क्या होती है, टकरा करके जो कुछ बहाने योग्य होते हैं उनको बहा ले जाती है, और नहीं होती तो नहीं बढ़ाती है, अपना मार्ग बदल देती है। तो यहाँ पर देखेंगे हवा के माध्यम से, नदी के माध्यम से, ग्लेशियर के माध्यम से। हमने बताया नहीं था ग्लेशियर जो होते हैं, ग्लेशियर मतलब होता है हिंदी में हिमानी, अंग्रेजी में ग्लेशियर को ग्लेशियर ही कहा जाता है। और ग्लेशियर जो होता है मेरे भाई, ग्लेशियर जो होता है वह बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, और वह बर्फ़ के जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं मेरे भाई, वही जो होते हैं पिघलते हैं। किससे पिघलते हैं? जब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता वातावरण में हो जाती है तब पिघलते हैं, यानी ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से वातावरण में तापमान में वृद्धि होती है। और जब वातावरण के तापमान में वृद्धि होती है तो जो वहाँ पर जो पर्वत पर चीज़ें हैं वह पिघलना प्रारंभ हो जाती हैं, जो बर्फ़ होते हैं पिघलना प्रारंभ कर देते हैं। और जब बर्फ़ पिघलते हैं, चूँकि ग्लेशियर से ही नदियाँ निकली होती हैं, नदियों के माध्यम से जल बहना प्रारंभ कर देते हैं। नदियों में जल अधिक मात्रा में बहेंगे, चूँकि ग्लेशियर अधिक मात्रा में पिघल रहे हैं, नदियों में जल बहेंगे तो इससे बाढ़ की समस्या, नदी का जल जो होगा वह समुद्र में मिलता है तो समुद्र का जलस्तर भी बढ़ जाएगा। और जब समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो क्या होगा, जो समुद्र के द्वीप वगैरह हैं, जो महाद्वीप हैं, उनके तटीय इलाके हैं, वह तटीय इलाके डूबना प्रारंभ हो जाएंगे, बहुत सारे द्वीपों का लोप हो जाएगा। तमाम प्रकार की समस्याएं आती हैं मात्र कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से, या जो है बात की जाए पर्यावरण प्रदूषण करने से। ठीक, तो ग्लेशियर वगैरह समझेंगे। भूमिगत जल के द्वारा अपर्दन, तो इन सभी के द्वारा, इन सभी चीज़ों के द्वारा अपर्दन कैसे होता है? भूमिगत जल के द्वारा, जो भूमि के अंदर जल है उसके द्वारा भी अपर्दन होता है, तो उसके द्वारा कैसे अपर्दन होता है उसको भी हम समझेंगे। ये चीज़ें इकाई 2 के अंतर्गत हम समझ लेंगे। उसके बाद में इकाई 3 में हम प्रवेश करेंगे, यानी वायुमंडल के अंतर्गत। जब वायुमंडल के अंतर्गत हम प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल में आप वायुमंडल की चीज़ों के बारे में समझा करेंगे, यानी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वायुमंडल की संरचना देखेंगे कि किस प्रकार से वायुमंडल आपका विस्तृत है। क्षोभ मंडल आप देखेंगे, समताप मंडल आप देखेंगे, आयन मंडल आप देखेंगे, मध्य मंडल आप देखेंगे, बहिर्मंडल आप देखेंगे, जो है एक प्रकार से जो समताप मंडल में ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं उसको, क्या, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर पे यहाँ आप ओजोन मंडल देखेंगे, ओजोन की एक लेयर पाई जाती है, ओजोन गैस की O3 जिसको कहते हैं सूत्र होता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, और वायुमंडल की अवस्थिति कितनी है, अवस्थिति बारे में, जैसे कि पृथ्वी से लेकर के 18,000 किलोमीटर ऊपर तक या कितने किलोमीटर ऊपर तक जो है वायुमंडल का विस्तार है, इसको समझेंगे। उसके अंदर सूर्यातप समझेंगे, सूर्यातप, सूर्य आ तप, समझे, 3 शब्द निकालिए, सूर्य आ तप, मतलब सूर्य के द्वारा कुछ आ रहा है जो तप रहा है यहाँ पर, समझो इसका मतलब क्या होता है। सूर्य आतप, आतप पर्यो प्रभात, कहते नहीं कि आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात मतलब होता है कि प्रभात सुबेरा हो चुका है, अब आतप पर रही है। आतप मतलब होता है किरण, आतप मतलब क्या होता है, किरण, यानी कि जो रोशनी, यानी घाम जिसको कहते हैं, धूप जिसको आप कहते हैं।
तो वही धूप जो है आपका पड़ रहा है सूर्यातप, और धूप के पड़ने से जो तपन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, सूर्यातप। मतलब सूर्य के प्रकाश के द्वारा वायुमंडल में तापमान जो बढ़ता है या घटता है उसी को सूर्यातप कहते हैं। मतलब जो एनर्जी होती है सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो कि विभिन्न लोगों को मिलती है उसी को हम सूर्यातप कहते हैं। अब अतनो अगर सरल भाषा में बताया जाए तो आपको ना समझ में आए तो फिर क्या किया जाए बताओ। समझ में तो आ रहा होगा, बहुत टैलेंटेड हो मेरे भाई, आप सब बहुत टैलेंटेड हो। चलो तो सूर्यातप समझ में आ गया। समझेंगे हम सूर्यातप, ऐसा नहीं कि यही बता के आपसे छुटकारा लेंगे, आगे आने वाले समय में आपकी क्लासेस होंगी तो समझेंगे, ठीक है। क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर विभाजन, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विभाजन। क्षैतिज मतलब होता है लेटा लेटा, क्षैतिज मतलब क्या होता है, लेटा लेटा, ये क्षैतिज हो गया। जैसे इसका क्षैतिज विभाजन यहाँ से यहाँ तक, ये क्षैतिज विभाजन है। लेकिन यही खड़िया दो, इसे खड़ा कर दिया। अब खड़ा कर दिया तो क्या होगा, ऊर्ध्वाधर, 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 क्षैतिज, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल, और एक प्रकार से और कुछ कहते हैं उसको, हमको अंग्रेजी ज़्यादा नहीं आती बट समझेंगे यहाँ पर। तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समझ में आ गई। हमने आपको बता दिया, चाहे आप अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आप बताते हैं। आपके बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास करते हैं कि सर मेरे पास जो है वो बड़ी जटिल मुद्दा है, और बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आता है कि सर जी मेरे पास मतलब कि दिखाई नहीं पड़ता सर, और कैसे पढ़ा जाए। तो वो भी अगर छात्र हमारे से जुड़े हैं तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है जो खड़ा खड़ा है। क्षैतिज मतलब क्या होता है, जो लेटा लेटा है। समझ में आ गई बात। चलो तो अब इसका क्या लेटा है, क्या खड़ा है, इसका मतलब क्या, वायुमंडल जो है वह एक प्रकार से इसका ऊर्ध्वाधर विकास देखेंगे और क्षैतिज विकास भी देखेंगे। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार के विकास को हम समझेंगे और दोनों प्रकार के विभाजन को हम समझेंगे वायुमंडल के। और इसी के साथ साथ हम तापमान का बंटवारा भी समझेंगे कि तापमान का विभाजन कैसे हो रहा है। जैसे कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान कैसे कैसे बढ़ता है, कैसे कैसे घटता है वायुमंडल की परतों के अकॉर्डिंग। या फिर जैसे हम देखेंगे, मान लेते हैं कि क्षैतिज, आप पृथ्वी पर आप जैसे जाइए, मान लेते सीधे से चले जाए तो आज मान लेते गोंडा में 37 डिग्री तापमान था, कल को आप कानपुर में जाएँ वहाँ पर हो सकता है कि 38 डिग्री तापमान हो, या आगे जाएँ तो और भी तापमान आपका बढ़ गया हो। तो इसको हम समझेंगे वहाँ पर, ठीक। चलिए तो ये विभाजन हम समझेंगे। वायुमंडलीय दबाव समझेंगे, वायुमंडलीय दबाव समझेंगे हम, ठीक। यानी एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का, तो वायुमंडल का भी दबाव होता है, जल का भी दबाव होता है। तो वायुमंडलीय दबाव को हम समझेंगे। दबाव मतलब होता है प्रेशर यार, प्रेशर। ऐसे भी इसको दाबो खूब ऐसे, तो वायु जो है, वायु भी कुछ जो है एक प्रकार से उसका भी वजन होता है। तो उसके कारण से, वायु के कारण से दबाव पड़ रहा है पृथ्वी पर, इसको हम समझेंगे, ठीक। तो दबाव को इसी प्रेशर कहते हैं, दबाव को, ठीक। तो वायुमंडलीय, वायु के द्वारा जो दबाव पड़ रहा है, दबाव बल लग रहा है, उसी को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। और उसके बाद में हवाओं को देखें, विभिन्न हवाएं चलती हैं, चिन्हों वगैरह तमाम हवाएं चलती हैं, उन हवाओं को देखेंगे। और इसके बाद में हम वायु द्रव्यमान को भी समझेंगे, वायु का जो वज़न होता है द्रव्यमान वगैरह समझेंगे, ठीक। उसके बाद में हम चक्रवात समझेंगे, या भी एक प्रकार से चक्रवात भी एक प्रकार से क्या है, चक्रवात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। चक्रवात जो होता है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं उसको ना, हाँ साइक्लोन कहते हैं उसको। और प्रति चक्रवात को हम एंटी साइक्लोन कहते हैं। तो चक्रवात हम समझेंगे, यानी कि हम चक्रवात में क्या समझेंगे भाई, चक्रवात क्या होता है, चक्रवात कैसे आता है, चक्रवात कब कब आया था, इसके आने से कौन से हानियाँ और कौन से लाभ होते हैं। जैसे लाभ कम, हानियाँ ज़्यादा होती है, तो इन दोनों को समझेंगे। प्रति चक्रवात क्या होता है इसको समझेंगे। इन चक्रवात का उल्टा जो होता है वही प्रति चक्रवात होता है, उसको समझेंगे। आर्द्रता माने क्या होता है भाई, आर्द्रता माने होता है कि वायु में कितना ज़्यादा जल है, तो जितना ज़्यादा वायु में जल होगा उतनी ज़्यादा आर्द्रता होगी। शुष्कता क्या होती है, शुष्क चीज़ क्या होता है भाई, शुष्क मतलब होता है सूखा चीज़, यानी सुखान चीज़। तो जो सूखा चीज़ होता है वो शुष्क प्रदेश होते हैं, कहते हैं कि शुष्क प्रदेश। शुष्क माने होता है गर्म चीज़ें, और जो चीज़ें जब जहाँ पर गर्म चीज़ें होंगी वहाँ की वायु क्या होगी, शुष्क होगी। लेकिन जो ठंडे एरियाज होते हैं उन एरियाज़ में, मतलब कि उन क्षेत्रफल में या उस क्षेत्र में क्या होता है, वायु क्या होती है, उसका वज़न यानी वायुमंडलीय जो द्रव्यमान होता है वह द्रव्यमान बढ़ा हुआ होता है। मतलब जहाँ पर वायु ठंडी होगी तो ठंडी वायु वज़न में ज़्यादा होती है और गर्म वायु वज़न में कम होती है। इसीलिए देखते हैं गर्म वायु जो होती है हल्की होती है, ठंडी वायु क्या होती भाई, ठंडी वायु वज़न में ज़्यादा होती है।
तो ध्यान रखेंगे। इसीलिए जब आप ठंडियों में क्या करते हो, ठंडियों में आप मान लेते हैं अलाव जलाया, अलाव जलाने के बाद में अलाव से जो धुआं निकलता है वह कभी आपने सोचा कि वह धुआं ऊपर की ओर क्यों उठता है? तो वह धुआं ऊपर की ओर इसलिए उठता है मेरे भाई, क्योंकि वह धुआं क्या होता है, अग्नि के प्रक्रिया के तदुपरांत निकल कर आया है। और जब अग्नि से निकल कर आया है तो सबसे पहले ध्यान में आनी चाहिए कि अग्नि क्या है, गर्म है, अग्नि का तापमान अधिक है। और जब अग्नि का तापमान अधिक है इसीलिए मेरे भाई वह धुआं भी गर्म है, और धुआं गर्म है यानी वह वायु गर्म है। और जब धुआं वाली जो वायु है वह गर्म है इसीलिए वह ऊपर की ओर उठती है। और जब वह ऊपर की ओर उठती है तो आप देखते होंगे ऊपर से जब शीत गिरती है, शीत गिरने के बाद में क्या होता है, नीचे का धुआं जो होता है कभी कभी बीच में ही रुक जाता है। तो आप देखते हैं कि नीचे में देखेंगे कि यह बादल बन गया, और छू लें उसको। तो ठंडियों में चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार से वैज्ञानिक तरीका है कि जो ठंडी हवाएं होती हैं वह नीचे की ओर आती हैं, और जो गर्म हवाएं होती हैं वह ऊपर की ओर उठती हैं। एक जटिल प्रक्रिया है, इसको समझेंगे हम। अभी थोड़ा लाइट फिर से आ जाए, अभी हमने बताया ही था वीडियो में, फिर से हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आर्द्रता चीज़ें हमने बता दी। आर्द्र मतलब होता है जिस वायु में नमी ज़्यादा हो, जिस वायु में जल ज़्यादा हो, उसको हम आर्द्रता बहुल्य वायु कहते हैं। और शुष्क वायु जो होती है उसमें जल की मात्रा कम होती है। ठीक, चलिए अभी समझते हैं फिर आगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं एक बार फिर से लाइट जाने के बाद। आइए, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था आर्द्रता के बारे में और शुष्कता के बारे में हमने विस्तार से आपको बता दिया था और आप समझ भी चुके थे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये मत बुरा मानिएगा जो गर्ल्स लोग देख रहे हो कि भाई बोल रहे हैं, तो भाई मतलब आप भी भाई ही हो। ठीक, चलिए। तो संरचना, अवस्थिति, सूर्यातप, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर विभाजन, ये सब हमने तापक्रम वगैरह का समझ लिया था। चक्रवात, प्रतिचक्रवात भी समझा, आर्द्रता को भी हमने समझ लिया। ठीक, शुष्कता को भी हमने आपको साथ ही साथ लगे हाथ बता दिया। यहाँ पर समझो भैया, वर्षा और वर्षा का प्रकार, वर्षा क्या होती है, कैसे होती है, और आखिरकार किन कारणों से होती है, मौसम जो होता है कब आता है, और आखिरकार जो बारिश होती है, ठंडियों में जो बारिश होती है, गर्मियों में जो बारिश होती है, और जो बारिश में बारिश होती है मतलब वर्षा ऋतु में बारिश होती है, उन सभी को हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। कुछ लौटते मानसून के कारण वर्षा होती है, तो कुछ मेरे प्यारे दोस्तों संवहनीय वर्षा होती है। तमाम प्रकार के वर्षा के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो वर्षा के बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद में वर्षा के प्रकार के बारे में मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ रेन्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, नेक्स्ट आप समझते हैं इसको जो है आइसोडिटी या फिर कुछ बोलते हैं, आर्द्रता को साथ क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्रमुख जलवायु प्रकार, उसके बाद में हम प्रमुख जलवायु प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। अभी आपका यूनिट 3 ही चल रहा है, अभी आपका यूनिट 3 ही चल रहा है। ठीक, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम प्रमुख जलवायु के प्रकार को देखेंगे। यहाँ पर जैसे कि जो भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु है उसके बारे में देखेंगे कि भूमध्य रेखा के आसपास की जो जलवायु है वह कैसी है और वह किस प्रकार से है, उस जलवायु के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। भूमध्य रेखा आप सभी को पता होगी, ये पृथ्वी है और ये जो होती है रेखा यही भूमध्य रेखा है। इसके आसपास की जो जलवायु होती है इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है इस एरिया को, इसीलिए इसको हम उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहते हैं। उष्ण मतलब होता है गर्म चीज़ें, कटिबंध मतलब होता है एरिया, कटिबंध मतलब होता है जगह। ठीक, यानी क्षेत्रफल। तो उष्ण कटिबंध मतलब होता है गर्म एरिया। तो यह जो गर्म एरिया होती है यहाँ पर जो होता है ये जलवायु कैसी होती है यहाँ की, तो यहाँ की जलवायु गर्म होती है और यहाँ गर्म जलवायु होने के कारण से यहाँ की हवाएं ऊपर उठती हैं, क्योंकि गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, हमने बता ही दिया था। ये इसीलिए यहाँ से हवाएं ऊपर उठती हैं। ऊपर उठने के बाद में क्या होती हैं, वह ऊपर उठ जाती ज़्यादा, उसके बाद में ऊपर का माहौल कुछ ठंडा होता है। उन ठंडी हवाओं से ये गर्म हवाएं जा कर के मिल जाती हैं, और जब गर्म हवाएं ठंडी हवाओं से मिल जाती हैं तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाताग्र कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहते हैं, इसी को हम वाताग्र कहते हैं। वाताग्र भी आपको कहीं ना कहीं पे बता दूंगा, पढ़ूंगा। वैसे जब ये सब पढ़ाऊंगा तो वाताग्र भी पढ़ा दूंगा। अब कोई ज़रूरी नहीं कि लिखा है कि नहीं लिखा है, वो पढ़ना आपको पड़ेगा। तो इसी वाताग्र किसे कहते हैं,
वाताग्र वह एरिया, वह क्षेत्रफल, वह जगह होता है आपका क्या, जो हमने बताया आपको वाताग्र वह स्थिति होती है या फिर वह जगह होती है जहाँ पर दो वायु की जो धाराएं होती हैं वह आपस में मिल जाती हैं। मतलब कि एक ठंडी जलधारा और एक गर्म जलधारा जब आपस में मिलती है तो जो ठंडी वायु होती है वह ऊपर जो है वह नीचे आने का प्रयास करती है और जो गर्म वायु है वह ऊपर जाने का प्रयास करती है और कुछ इस प्रकार से आकर के आपस में मिल जाती हैं। मिलने के बाद में क्या होता है, उनमें क्या होता है भाई, जो ठंडी हवा की आर्द्रता है वह गर्म वाली जो होती है वह आर्द्रता खींचने लगती है। आप कभी ध्यान रखे होंगे, आप जैसे आपका कपड़ा मान लेते भीगा है तो भीगे कपड़े को जब आप गर्म चीज़ों के पास ले जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ का जो होता है धुआं निकलने लगता है और मतलब कि एक प्रकार से जो उसकी जो भीगी हुई चीज़ें होती हैं वह सूखने लगती हैं। क्यों सूखने लगती हैं? क्योंकि जो भीगी चीज़ों की आर्द्रता होती है वह जो गर्म चीज़ है वह उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, वो खींच रहा है, वो अपने आप में कर रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका खेत जो है मेरे प्यारे दोस्तों, दो खेत हैं, एक ऊंचा खेत है, एक खाला वाला खेत है। जब खाले वाले खेत में पानी भर जाएगा तो ऊंचे में ऑटोमेटिक भरना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जो गर्म ठंडी हवा है वह जब गर्म के आसपास आई तो गर्म वाली जो होती है अपने हिसाब से उसको अपने आप में जब तक ठंडी करती रहेगी जब तक वह उसके इक्वल नहीं हो जाएगी। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। तो यहाँ पर क्या होता है, जब गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं तो इसी प्रक्रिया के तदुपरांत क्या होता है, संघनन होता है। क्या होता है? संघनन। घनन मतलब होता है बहुत ज़्यादा घनी। और क्या घना भैया, जो वायु की जो बूंदें होती हैं उसकी जो बूंदें होती हैं, जो वायु में उपस्थित जो बूंदें होती हैं जल की, वह छोटी छोटी होती हैं। वही बूंदें छोटी छोटी मिल करके एक बड़ी बूंद का निर्माण कर देती हैं। उसी क्रिया को, यानी कि छोटी बूंदों से बड़ी बूंद बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। और ये सारी बातें आपको मेरे प्यारे दोस्तों पूरे YouTube पर BA से संबंधित लेक्चर आप देखेंगे। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, या दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ जिस तरीके से मैं आपको अभी तक समझाता हुआ आया हूँ। क्या आपको पूरे पेपर के एक प्रकार से पूरा का पूरा पेपर एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको समझ में आ रहा है? बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो लाइक दबा के करो, ठोको शेयर मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसमें अगर शेयर में आप कोताही करोगे तो ये आपकी गलती होगी, आप एक प्रकार से अपने हिसाब से समझिएगा। क्योंकि आप समझते हैं, अब वो मैं चौपाई एक पुरानी कहावत क्या कही जाती है कि गुर से बैर, मित्र से चोरी, या तो आंधर या तो कोढ़ी, क्या है ऐसे कुछ है। तो खैर वो अलग की बात है, बट आप लोग करने का प्रयास करेंगे और आप लोग करते बहुत सपोर्ट किया आप लोगों ने, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। चलिए, तो यहाँ पर आप समझें तो वहाँ पर क्या होता है, जब जल की बूंदें बन जाती हैं और बूंदें इतनी ज़्यादा मोटी हो जाती हैं, और जब बूंदें हो जाती हैं, जो वायु की चीज़ें, मतलब कि जो पृथ्वी जो होती है, हर एक वस्तु को जो कि आकाश मार्ग में होती हैं यानी वायुमंडल में होती हैं, उसको 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर वेग से अपनी ओर खींचना प्रारंभ करती हैं। और ऐसे में जो वस्तु उस इतने जो है वेग के दायरे में आ जाती है उसको अपनी पृथ्वी केंद्र की ओर खींच लेती है। और ऐसी दशा में जब वायु जो होती गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलते के बाद में संघनन की प्रक्रिया तदुपरांत जो जल की बूंदें बन जाती हैं, बादल बन जाते हैं, उसी बादल में जल की बूंदें छुप जाती हैं। और उसके बाद में और बादल जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, चलना प्रारंभ हो जाता है आगे के स्थान पर, और अब बादल चलता रहेगा। ध्यान रखें, आप देखते हैं कभी कभी काला काला बादल जो होता है उड़ता हुआ प्रतीत होता है। तो जो काला बादल होता है उसमें जल का संघनन होने के बाद में जो बादल होता है वो काला हो जाता है, उसमें जल भर जाते हैं। इसीलिए कहते नहीं, जो बादल गरजते हैं ब्रेकिंग डार्क सेल्डम बाइट, जो बादल गरजते हैं बरसते नहीं, क्योंकि गरजने में भी उसकी कुछ महत्व चली जाती है। यहाँ पर समझने का प्रयास करें, मैं वो बातें अलग की हैं, वो ऐसे बता दिया, हिंदी की चीज़ें हैं। बट यहाँ पर देखें तो बादल जा रहा है, अब बादल में मान लेते बहुत ज़्यादा पानी हो गया, और इतना पानी हो गया कि वह जो है वह पानी जो बादल में आ गया उसका उतना ज़्यादा वेट हो गया कि वह वेट जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है वह एब्जॉर्ब कर ले रहा है। मतलब कि पृथ्वी जो होती है, मान लेते कुछ छोटी द्रव्यमान की चीज़ें तो उड़ रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लेते द्रव्यमान ज़्यादा है और पृथ्वी के रडार में आ गया, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के रडार में अगर आ जाता है बादल और उसका एक प्रकार से थोड़ा बहुत है पानी उसमें, तो पृथ्वी तुरंत क्या करती है, उसको खींचती है। और जब पृथ्वी खींचती है तो टप 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 क्या होने लगता है, बारिश होना प्रारंभ हो जाती है। क्या होती है भाई, बारिश होती है। तो क्या कहा गया उसके लिए, बारिश के लिए एक गाना प्रचलित है, बताएं। एक गाना बारिश के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है अभी, कि मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। तो भैया यार आपका हंस रहा है तो भगवान का के लिए बारिश करेंगे।
रोगे तो बारिश करेंगे, आंसू पोंछने के लिए। चले आगे देखते हैं। यहाँ पर समझे भूमध्य रेखीय चीज़ें हो गई। तो भूमध्य रेखीय में जो स्थान होता है वहाँ पर गर्म वातावरण होने के बाद में हवाएं ऊपर उड़ती हैं ठंडी हवाओं से मिलकर के संघनन की प्रक्रिया के उपरांत क्या होता है, बादल बनते हैं। बादल पृथ्वी के रडार में आते हैं, पृथ्वी उसको खींचती है और इस प्रकार से वर्षा होना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक, वर्षा होने के कारण सेम क्या इस वर्षा को, यानी जो हमने वर्षा का प्रकार बताया, इस वर्षा को हम संवहनीय वर्षा के नाम से जानते हैं। ठीक, तो हवाएं जो होती हैं इनको समझेंगे। वैसे हो गया ये सारी चीज़ें। हाँ, भूमध्य रेखीय, तो भूमध्य रेखीय जलवायु होती है। इसमें क्या होता है, तमाम प्रकार की यहाँ पर वनस्पतियाँ खूब अधिक मात्रा में होंगी। यहीं पर आप अमेज़न के जंगल वगैरह देखते हैं जो कि 20% ऑक्सीजन दुनिया के अकेले देते हैं, और भी तमाम सारी चीज़ें। ठीक, यहाँ पर देखेंगे मानसून के बारे में समझेंगे, मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। तो मानसून की उत्पत्ति यही करता ना, जो हमने अभी बताया, ऐसे मानसून की उत्पत्ति होती है। गर्म चीज़ें हो जाती है, समुद्र से जल उठते हैं, तो गर्मी जब ज़्यादा पड़ेगी तो वो समुद्र क्या होगा, समुद्र का जल ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उसके भाप निकलेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, समझेंगे मानसून की प्रक्रिया। भूमध्य सागरीय चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। भूमध्य सागरीय, ये भूमध्य रेखा के आसपास है। ध्यान रखेंगे, यहाँ भूमध्य सागरीय लिखा हुआ है। सागर मतलब भूमध्य सागर एक प्रकार से, जब आप भारत के ऊपर क्या है, बगल में पाकिस्तान के ऊपर क्या है, अफगानिस्तान के इस साइड में तजाकिस्तान, इसके इस साइड में रूस है, और इसी के तजाकिस्तान और अफगानिस्तान के इस तरफ तो ईरान पड़ जाता है। लेकिन ईरान वगैरह के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे आप, एशिया और यूरोप के मध्य में देखेंगे, वहीं पर पृथ्वी के आसपास बीच में, पृथ्वी के बीच में पड़ता है, वही उसी को भूमध्य सागर कहा जाता है। भूमध्य सागर जो होता है वो जो होता है कहीं ना कहीं पे, वहीं पर जो होता है वहाँ पर जल इकट्ठा हुआ होता है, तो वहाँ से क्या होती है, वहाँ से भी मानसून उठते हैं। तो इसीलिए भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में पढ़ा जाता है। वहाँ पर भी एक प्रकार से ये प्रक्रियाएं होती हैं जो कि विषुवत रेखा में आपके होती हैं। ठीक, उसके बाद पश्चिमी यूरोपीय कुछ जलवायु हैं। पश्चिमी यूरोप के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो पश्चिम दिशा में है यूरोप के, यानी कि इस साइड में। ठीक, अमेरिका वाले जो अटलांटिक जो महासागर है, अटलांटिक महासागर के जो आपके तटीय इलाके हैं, वहाँ पर कैसे बारिश होती है वह यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद में हम गर्म रेगिस्तान के बारे में देखेंगे। यहाँ पर ठंडे रेगिस्तान का जिक्र नहीं है, नहीं तो आपको अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में भी विस्तार से पढ़ना होता, तो इसीलिए यहाँ पर गर्म रेगिस्तान दिया है। जैसे कि गर्म रेगिस्तान में आपका सहारा मरुस्थल हो गया। आपका बात की जाए तो थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, रेगिस्तान जो सबसे बड़ा है कौन सा भाई, तो कौन सा है, सहारा का मरुस्थल यहाँ पर पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। भारत का मरुस्थल कौन सबसे बड़ा, थार का मरुस्थल है, गर्म मरुस्थल है। और बात की जाए और तमाम सारे मरुस्थल हैं। ठीक, जो कि एक प्रकार से मरुस्थल मतलब होता है, मरु मतलब होता है मरी हुई, स्थल मतलब होता है ज़मीन, तो मरी हुई ज़मीन को हम कहते हैं मरुस्थल कहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें आपके समझ में आ गई। उसके बाद में हम चलिए, हाँ, तो जो मरुस्थल हो गया आपका समझ में आ गया। मरु मतलब होता है मरी हुई भूमि, वहाँ पर कुछ होता नहीं है रेगिस्तान में। ठीक, तो उसी को मरुस्थल कहा जाता है। रेगिस्तान वैसे मरुस्थल को ही कहा जाता है, मरुस्थल। ठीक, क्या मरुस्थल को ही कहा जाता है। चलिए, अब इकाई हम 4 में प्रवेश करते हैं, और इकाई 4 में समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इकाई 4 में हम महासागर के तलों के बारे में चर्चा करेंगे। महासागर के अंदर भी बहुत सारी जो है वनस्पति वगैरह और बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं। तो महासागर के पहले सबसे जो अंदर का तल है उसको समझेंगे, यानी महासागर का जो लास्ट ज़मीन होती है उसी को तल कहा जाता है। ठीक, तो उसके तल के बारे में, महासागर का तापमान कैसा है, महासागर में लवणता कैसी है, लवणता की संरचना कैसी है, यानी स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉल्टिलिटी जिसको कहते हैं वो कैसा है, समुद्री लहरें को किस प्रकार से हैं, वो कैसे चलती हैं, ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं क्या होती हैं, कैसी चलती, कहाँ की ठंडी कहाँ की गर्म है, इसको समझेंगे। उसके बाद में जो धाराएँ होती विभिन्न प्रकार की उसको समझेंगे। ज्वार भाटा जो होता है, ज्वार भाटा के बारे में हम जानेंगे। ज्वार भाटा, जो ज्वार मतलब होता है पानी का उठना, भाटा माने होता है गिरना, तो किस प्रकार से प्रक्रिया होती है समुद्र में। कोटल मतलब कि कोरल जो होते हैं एक प्रकार से जो वनस्पतियाँ होती हैं जो समुद्र में, उन्हीं पर मतलब कीट पतंगों से बनते हैं। अब प्रवाल भित्ति वगैरह जो होती है उसी को हम कोरल और एटोल कहते हैं। तो कोरल और एटोल के बारे में हम समझेंगे। महासागर भविष्य के संसाधनों के रूप में, महासागर में बहुत ज़्यादा संसाधन उपलब्ध है। पेट्रोलियम हो गया, तमाम प्रकार के संसाधन, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो चाहे वो कृत्रिम संसाधन हो। वैसे कृत्रिम संसाधन नहीं, प्राकृतिक संसाधन ही महासागरों में आपको अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। और बहुत प्रकार से भविष्य के रूप में जब पृथ्वी पर यानी कि जो स्थल खंडों में संसाधनों का दोहन अधिक मात्रा में होने से खात्मा हो जाएगा, तब हम समुद्रों की ओर प्रस्थान करेंगे। ठीक, तो इसके अंतर्गत हमको मुख्य रूप से ये सारी चीज़ें समझना है।
और ज़्यादा मात्रा में प्रश्न नहीं आएंगे, ज़्यादा मात्रा में प्रश्न नहीं से आते हैं इकाई 3 तक आपके, बट इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इस प्रकार से आप सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल और एक प्रकार से ये आप समझिए, जिसको क्या बताया हमने, स्थल मंडल, जल मंडल, और हमने क्या बताया आपको, वायुमंडल और जल मंडल, और गर्म मतलब कि एक प्रकार से जो क्या है जैव मंडल। इन सभी मंडल एक दूसरे से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं, इसीलिए इसको समझना परम आवश्यक है। इकाई 5 को हम समझते हैं। इकाई 5 में जो मतलब जैसे कि जो जैव मंडल के बहुत सारे घटक हैं, उन घटकों को देखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र आप पढ़े होंगे, तो पारिस्थितिकी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। पौधे और जानवरों का जो विकास हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से, और एक प्रकार जैव विविधता वाले क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। फैलाव कैसे हुआ है, जैवमंडल का कितना है, कैसे है, वितरण कहाँ कहाँ तक है, मतलब फैला कैसे हुआ है, और जैविक चीज़ें वहाँ पर देखेंगे। और जैविक उत्तराधिकार हो गया, बायोम वगैरह जिसको आप जीवोम कहते हैं, जीव कौन कौन से जीव कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, कुछ सागरीय बायोम होते हैं, तो कुछ एक प्रकार से जो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, जैवमंडल, तो यहाँ पर जीवों का जो बायोम होता है इकट्ठा होना, तो उसको हम पढ़ेंगे। ठीक, सागर के जैव विविधता या फिर चिड़ियाघर पढ़ेंगे। चिड़ियाघर का मतलब होता है जहाँ पर एक प्रकार से जो उद्यान वगैरह होते हैं और कहाँ पर क्या क्या चीज़ें अधिक मात्रा में मिलती हैं, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। वैश्विक चीज़ों के स्तर पर, यानी वैश्विक परिस्थिति तंत्र, वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र का देखेंगे, कहाँ कहाँ पर चीज़ें क्या क्या परिस्थिति में पाया जाता है, और उसके जो है जैवमंडल के परिप्रेक्ष्य में। तो वैश्विक परिस्थितिकी के तंत्र के रूप में जैवमंडल, तो जैवमंडल के बारे में हम समझेंगे यहाँ पर। तो इतने सारे मुद्दे थे जो कि हमने आपको बता दिए। अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पर थोड़ा विस्तार से बता दिया तेजी इसके माध्यम से, इसको हम समझ लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जब वीडियो आपकी आएगी वैसे आप इसका क्या कर लीजिएगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं इसका जो है नीचे कर देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप लोग सभी लोग। मैं इधर खड़ा हो जाता हूँ, परछाई आ रही है, इसको बल्ब ठीक करना, दूसरा लगवाना है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया आप सभी का। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए भाई, घर और प्लास्टर वस्तर नहीं, देखिए ऐसे है सब। मेरा रूम देख लीजिए एक बार, ये देखिए, किसी दिन वीडियो बना दूंगा, ऐसे है, बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो फिर मिला जाए। चलिए फटाफट से, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को गुड नाइट भाई। धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पास, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी प्रकार से जुड़े रहें, इसी प्रकार से जो कुछ हमारी पिछली वीडियोस हैं 2018, 19 और 20 के पेपर अपलोडेड हैं, उन पेपर को भी आप लोग देख लीजिएगा। और पेपर कैसे सर्च करेंगे, आप सर्च करेंगे 2018 सॉल्व पेपर जियोग्राफी BA फर्स्ट ईयर शुक्ला स्टडी पॉइंट, आप लास्ट में शुक्ला स्टडी पॉइंट ज़रूर लिखेंगे, तब आपका आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।